Hello everyone, welcome to my channel. Today I am discuss about investigation of gastrointestinal diseases. तो आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल से रिलेटेड जो भी डिसीज़ अगर हमें हो जाती है तो हम उसकी कैसे कैसे इन्वेस्टिगेशंस कर सकते हैं, क्या क्या एग्ज़ामिन्स होते हैं इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसीज़ की इन्वेस्टिगेशंस को इजीली समझने के लिए मैं वन बाय वन आपको इनके नेम बताऊंगी पहले, फिर हम इनका एक्सप्लेनेशंस देखेंगे। तो मैं आपको नेम बताती हूँ। हम स्टूल एग्जामिनेशंस कर सकते हैं, हीमेटोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल टेस्ट, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशंस, फास्टिंग सीरम गैस्ट्रिन लेवल, रेडियोलॉजी, बेरियम स्टडीज़, एंडोस्कोपी, म्यूकोसल बायोप्सी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोर्टेलिटी, रेडियो आइसोटोप टेस्ट, एंजियोग्राफी, स्कैनिंग मेथड एंड देयर यूजेस हम देख सकते हैं। सबसे पहले हम स्टूल का एग्जामिनेशंस करेंगे। स्टूल के एग्जामिनेशन के लिए हम 3 पॉइंट्स को देखेंगे: नेक्ड आई, माइक्रोस्कोप और स्टूल कल्चर। नेक्ड आई से हम स्टूल की कंसिस्टेंसी, प्रेजेंस ऑफ ब्लड, म्यूकस, हेलिमेंथिस को देखेंगे। अगर उसमें ब्लड पॉजिटिव ब्लड अगर उसमें दिखता है तो इसका मतलब है कि वहाँ पर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हुई हो, कोई ग्रोथ हो गई हो, ट्यूबरकुलस लीजन्स हो सकता है, इन्फ्लामेटरी बोवेल डिसीजेस हो सकती है, या फिर कोई सम पेशेंट्स जो एस्प्रिन लेते हों, जिनको मिजेंट्रिक वॉल्वुलर डिसीजेस हो, देन जिनको सिस्ट हो। माइक्रोस्कोप में हम देखेंगे कि जो स्टूल है उसके अंदर आरबीसीज है, पस सेल है क्या। तो अगर ये हमें दिखती है तो वहाँ पर बिसिलरी डिसेंट्री हो सकती है, इन्फ्लामेटरी बोवेल डिसीजेस हो सकती है। प्रेजेंस ऑफ ओवा ऑफ एस्केरिस के जो ओवाज वहाँ पर हमें दिख सकते हैं माइक्रोस्कोप में अगर हम देखें तो। स्टूल कल्चर की अगर हम बात करें तो सिलेक्टेड केसेस में ही स्टूल का कल्चर करना पड़ता है, जैसे कि क्रोनिक इन्फेक्टिव डायरिया की कंडीशन में, सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस में। सेकंड जो हमारा इन्वेस्टिगेशन होगा वो होगा हीमेटोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल टेस्ट। इसमें हम क्या करेंगे, आरबीसी का काउंट देखेंगे, हीमोग्लोबिन, एमसीवी, ब्लड फिल्म, सीरम आयरन, आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, रेड सेल फोलिएट, सीरम B12, सीरम एल्ब्यूमिन, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स, इन सब का अमाउंट देखेंगे। ओके। थर्ड, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशंस। यूजुअली हम गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशंस नहीं लेते हैं, बट समटाइम्स हमें कोरोबरेशन इन्फॉर्मेशंस के लिए इसको लेना पड़ता है। नॉर्मल जो पीपल होते हैं उनका जो बेसिक एसिड आउटपुट होता है वो होता है 2 से 4 mmol पर हावर, पर ये राइजिंग भी हो जाता है 10 से 30। अगर हम इंजेक्शन ऑफ पेंटागोनिस्टिक का जो इंजेक्शन होता है उनको करते हैं, बट ये आजकल अवेलेबल नहीं है, तो हम जो ये गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन की जो प्रोसीजर होती है उसको हम एंडोस्कोप की मेथड से मेज़र करते हैं गैस्ट्रिक एसिड को। ओके। और इसको डायग्नोस करने की क्यों ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमें इससे पता चल जाता है कि कोई भी गैस्ट्रिनोमा तो नहीं है किसी पर्सन को, या फिर कोई अल्सर का फॉर्मेशन हुआ है तो वो रिक्योर हुआ है कि नहीं। ये सारी चीज़ें हमें डिटेक्ट करने के लिए इसकी ज़रूरत रहती है, या कोई मैलिग्नेंसी तो नहीं है, ये भी हमें इससे पता चल जाता है। फोर्थ, फास्टिंग सीरम गैस्ट्रिन लेवल। नॉर्मली जो होता है पर्सन में होता है 500 से कम होता है pg/ml। अगर किसी पर्सन को कोई डिसीज़ होती है तो इसका अमाउंट बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। एंटरल गैस्ट्राइटिस अगर किसी पर्सन को हो जाता है तो इसका अमाउंट नॉर्मल से कम हो जाता है। अगर ड्यूडेनल अल्सर की बात करें तो अमाउंट 300 से 500 के बीच में होगा। अगर फंडल गैस्ट्राइटिस की बात करें तो 300 से 16,000 हो सकता है। JE सिंड्रोम की बात की जाए तो उसमें 3,500 से 16,000 तक हो सकता है गैस्ट्रिन का अमाउंट। फिफ्थ जो है उसमें आती है रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी की हेल्प से भी हम बहुत सारी डिसीज़ को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। फर्स्ट में हम देखते हैं प्लेन फिल्म ऑफ एब्डोमिन अगर हम निकालते हैं, स्पाइन एंड इरेक्ट फिल्म जो होती है वो हमें डायग्नोसिस करने में हेल्प करती है। अगर कोई एक्यूट एब्डोमिनल कंडीशन होती है, जैसे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना या परफोरेशन हो जाना, तो उससे हमें पता चल जाता है। या फिर सॉफ्ट टिश्यू में कोई चेंजेस हो रहा है, जैसे कोई मास या इन्फ्लामेशन हो जाए,
या न्यूमोपेरिटोनियम, गोल स्टोन हो जाए, कैल्सिफिकेशन ऑफ गोल ब्लैडर, लीवर कैल्सिफिकेशन, यूरिनरी कैलकुलाई या एपेंडोलिथिस हो जाए, तो वो हमें पता चल जाता है रेडियोलॉजी की हेल्प से। सेकंड में हम चेस्ट की रेडियोग्राफी भी करवाते हैं, क्योंकि उससे हमें पता चल जाता है कि कोई न्यूमोपेरिटोनियम तो नहीं हुआ है, और डायफ्राम का लेवल पता चल जाता है, इंट्राथोरेसिस कंडीशंस पता चल जाती है। ओके, आज की वीडियो में इतना ही। अगर इससे आगे का पार्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो इसका सेकंड पार्ट आप जाकर देख लीजिए। ऐसी ही मेडिकल से रिलेटेड अमेजिंग वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं वीडियो को, एंड लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।